नमस्कार दोस्तों। सामान्यतः हमारे चैनल का विषय है पर्यटन से संबंधित जानकारी आप सभी को प्रदान करना, किंतु हमारे सब्सक्राइबर के आग्रह पर आज हम एक नए विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में एक शैक्षणिक वीडियो बना रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर ने छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय पर 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाने का आग्रह किया था। इसी कारण मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो आइए आज जानते हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव के बारे में। भारत में यूरोपीय और अंग्रेजों का आगमन जहांगीर के शासनकाल से होने लगा था, किंतु उस समय उनके आने का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक था। वास्तव में भारत में अंग्रेजों ने अपनी जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार करने के बहाने से जमाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड के लंदन नामक शहर में हुआ था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका आदि देश आते हैं, से व्यापार करना और इसके साथ ही अपने व्यापार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फैलाना। अंग्रेज एक लंबे अरसे से भारत से व्यापार कर रहे थे और व्यापार में भारत से सूती, रेशमी वस्त्र, मसाले, चाय, नील, शक्कर, नमक, अफीम आदि ले जाते थे और इसे यूरोप के बाजारों में ऊंचे दाम पर बेचते थे। कंपनी को भारत में शासन करने का अवसर भी भारतीय शासकों ने ही अपनी आपसी लड़ाई के कारण दिया। ये बात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय की है, जब सिराजुद्दौला को उसी के मंत्री मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर प्लासी की लड़ाई में हरवा दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों को भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में तो उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के हवाले हो गया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को कंपनी की सेना ने पराजित कर दिया। कंपनी की सेना ने इस युद्ध के द्वारा अपना सैन्य वर्चस्व भी स्थापित कर लिया। अब अंग्रेजों ने भारत से व्यापार के साथ साथ शासन करना और अधिक से अधिक धन कमाना शुरू कर दिया। उस समय भारत में संपत्ति या धन के रूप में कृषि उत्पाद ही हुआ करता था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी कृषि प्रधान देश है। कृषि उत्पाद को लगान के रूप में या टैक्स के रूप में वसूला जाता था। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कृषि नीति बनाई और अपने हिसाब से लगान निश्चित किया। इसके लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए नीलामी या बोली लगाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा बोली लगाता उसे किसी गांव या क्षेत्र विशेष का लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। पहले यह व्यवस्था प्रतिवर्ष थी, बाद में 2 से 3 वर्ष, फिर 5 वर्ष के लिए बोली लगाने की व्यवस्था कर दी गई। किंतु इससे अंग्रेजों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों को यह परेशानी होने लगी कि अंग्रेजों को हमेशा लगान की बोली लगवाना, उसकी वसूली की देख रेख करना, इसमें काफ़ी समय निकल जाता था और वह शासन व्यवस्था पर अपना समय नहीं दे पाते थे। इसलिए कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के नाम से लगान वसूली की एक व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था में जमींदारों को लगान या राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 1789-90 को भू राजस्व का आधार मानकर 10 साल के लिए जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। अब जमींदार जमीन खरीद और बेच सकते थे। यदि कोई जमींदार राजस्व या लगान वसूल नहीं कर पाता था तो अंग्रेज उसकी जमींदारी छीन लिया करते थे। इसमें उत्पादन में वृद्धि या अकाल के कारण फसल उत्पादन में कमी होने की स्थिति में लगान पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस व्यवस्था से किसान और अंग्रेज दोनों को नुकसान हो रहा था। अतः अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था लेकर आई, जिसका नाम दिया रैयतवाड़ी की व्यवस्था। इसका नाम रैयतवाड़ी इसलिए पड़ा
क्योंकि उस समय किसानों को रैयत कहा जाता था और इस व्यवस्था में लगान सीधे किसानों से वसूला जाने लगा। इसमें लगान का निर्धारण कृषि उत्पाद में हुए खर्च को काटकर शेष उत्पाद का 50% लगान के रूप में किसानों को देना होता था। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये का अनाज का उत्पादन हुआ है और अनाज के उत्पादन में 20 रुपये का खर्च आया है, तो 100 रुपये माइनस 20 रुपये बराबर 80 रुपये का 50% अर्थात 40 रुपये लगान या टैक्स के रूप में किसानों को देना होगा। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई है। इस व्यवस्था से किसानों का बहुत अधिक शोषण होने लगा और किसानों ने कृषि कार्य छोड़कर अन्य कार्य में अपना ध्यान लगाने लगे। इससे कृषि का उत्पादन कम हो गया और अंग्रेजों को लगान कम मिलने लगा। इस व्यवस्था से सफल न होने के कारण अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लेकर आई, जिसे नाम दिया महलवाड़ी की व्यवस्था। महलवाड़ी का नाम इसे इसलिए पड़ा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव को महल कहा जाता था और इस टैक्स का निर्धारण पूरे गांव को संपूर्ण इकाई मान करके किया गया, अर्थात एक गांव एक इकाई के रूप में होगा और पूरे गांव के लोगों की यह जिम्मेदारी होगी कि पूरे गांव को जो टैक्स निर्धारित किया गया है उस टैक्स को वसूल करके अंग्रेजों को प्रदान करें। सन 1833 से 1843 के बीच में इस व्यवस्था को 10 साल के लिए लागू किया गया था। आइए महलवाड़ी लगान व्यवस्था को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। महलवाड़ी की लगान व्यवस्था इस प्रकार थी कि जो भी कृषि उत्पाद उत्पन्न होगा उसमें कृषि उत्पाद को उत्पन्न करने का खर्च एवं किसान परिवार के भरण पोषण के खर्च को घटाकर जो बचेगा उसका 50% लगान के रूप में जमा करना होगा। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये का अनाज पैदा हुआ है और उसे पैदा करने में लागत 10 रुपये आई है तथा किसान का भरण पोषण का खर्च 20 रुपये है, तो 10 रुपये लागत मूल्य प्लस 20 रुपये भरण पोषण का मूल्य, कुल मिलाकर के 30 रुपये कृषि उत्पाद मूल्य में से घटाने के बाद शेष 70 रुपये में से 50% अर्थात 35 रुपये लगान के रूप में अंग्रेजों को देना होगा। यह कृषि नीति पंजाब, मध्य प्रदेश एवं हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई थी। आइए अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था के बारे में क्या नीतियां थी। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के शासन से पूर्व मराठों का शासन हुआ करता था। मराठों ने लगान वसूली के लिए गांव में पटेल पद का सृजन किया था, जिसे अंग्रेजों ने समाप्त करके गौटिया पद का निर्माण किया। गौटिया की जिम्मेदारी होती थी कि वह 3 किस्तों में लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करे। गांव में लगान का निर्धारण गांव के क्षेत्र के आधार पर किया गया था। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांटकर तहसीलदार के पद का सृजन किया। तहसीलदार की जिम्मेदारी होती थी कि वह अपने तहसील का लगान वसूल करे। इसी तरह परगना में लगान वसूलने की जिम्मेदारी अमीर, पांड्या या राजस्व अधिकारी को सौंप दी गई और इन पदों का सृजन किया गया। किसानों को इस व्यवस्था से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लगान की दर बहुत अधिक थी और लगान निर्दयता पूर्वक वसूला जाता था। इसलिए किसानों को लगान चुकाने के लिए जमींदारों, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज ना चुका पाने पर किसानों की जमीन जब्त कर ली जाती थी। इससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और रोष उत्पन्न होने लगा। आइए अब जानते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कला पर क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के मशीनों, जिनमें सिलाई मशीनों से चलने वाले लूम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कपड़ा बुना जाता है। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हो चुका था। इससे इंग्लैंड में वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, जिसको बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। भारत की जनसंख्या उस समय भी अधिक थी और यहाँ पैसा भी बहुत अधिक था। कुल मिलाकर भारत से अच्छा बाजार अंग्रेजों को मिल नहीं सकता था, किंतु भारतीय वस्तु सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता वाले हुआ करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं पर चुंगी कर, तटकर आदि विभिन्न प्रकार के उच्च दर पर टैक्स लगाकर भारतीय वस्तुओं को बहुत ही महंगा कर दिया, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया। जिस तरह से आज अच्छी फिल्मों को
सरकार प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री कर दिया करती थी है, उसी तरह से अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया। इससे भारतीय वस्तुओं की तुलना में इंग्लैंड की वस्तुएं सस्ती हो गई। भारतीय सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग जो कि ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद में थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसी तरह से शिल्पकार में बर्तन बनाने के उद्योग भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये उद्योग भारत में गृह उद्योग के रूप में प्रचलित था। आइए अब जानते हैं कि वनों में रहने वाले लोगों पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण वहाँ रेल की पटरी बिछाने के लिए सरई एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी। लकड़ियों को कमी को दूर करने के लिए भारत के जंगलों की कटाई अंग्रेज़ों ने प्रारंभ कर दी और यह कटाई बेतहाशा तरीके से की जाने लगी। हमारे देश में रहने वाले आदिवासी जंगलों में रहा करते थे और वनोपज एवं वनों से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। जंगलों पर उनका पारंपरिक अधिकार था, किंतु जब अंग्रेज़ों को जंगल की लकड़ी की आवश्यकता पड़ी एवं वनोपज की आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेज़ों ने जंगल के पेड़ों की आदिवासियों द्वारा कटाई पर रोक लगा दी, जिससे कि आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के विरोध में कई आंदोलन किए। हर जगह के जंगल में रहने वाले जनजातियों के आंदोलन में छोटा नागपुर का पठार, जिसे आज हम झारखंड के रूप में जानते हैं, के मुंडा जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। आदिवासियों ने अंग्रेज़ों को दीकू कह के बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है बाहरी लोग। बिरसा मुंडा जी ने केवल अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि आदिवासी जनजीवन में व्याप्त शराब पीने की बुरी आदत को छुड़ाने का प्रयास किया। जादू टोना जैसे अंधविश्वास की चीज़ों के विरुद्ध उन्हें जागृत किया। गांव की साफ सफाई एवं स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने मिशनरियों, जमींदारों का भी विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही थी, उनके ज़मीनों को छीना जा रहा था। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने 1895 में कठोर कार्यवाही करते हुए दंगा फसाद फैलाने के आरोप में मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुना दी। 1897 में सज़ा पूरी कर जेल से वापस आने के बाद बिरसा मुंडा जी ने पुनः गांव-गांव घूमकर लोगों को अंग्रेज़ों के शोषण एवं उनके नीतियों के विरुद्ध जन जागरण फैलाने लगे। किंतु कुछ दिनों बाद सन 1900 में उनकी मृत्यु हो गई और यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन ने अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे इस प्रकार के कानून बनाएं कि आदिवासियों को शोषण और उनके ज़मीनों को छीनने का प्रयास कोई भी आसानी से न कर सके। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय पर आदिवासियों ने अलग अलग कारणों को लेकर आंदोलन किए हैं। इसमें अधिकांश आंदोलन बस्तर क्षेत्र में ही हुए हैं। आंदोलनों का मुख्य कारण जनजातियों के निवास क्षेत्र, भूमि, वन में हासिल परंपरागत अधिकारों के छीने जाने के विरुद्ध, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून के विरुद्ध, अंग्रेजों का आदिवासियों के क्षेत्र एवं उनकी जीवन शैली में दखल करने के विरुद्ध आंदोलन किए गए। आदिवासियों के विद्रोह के साथ में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी सम्मिलित हुए थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोहों में हल्बा जाति का विद्रोह, जो 1774 से 1779 के मध्य शुरू हुआ था। सन 1774 में अजमेर सिंह के नेतृत्व में हल्बा जाति के लोगों के द्वारा डोगर के में बस्तर के राजा से स्वतंत्र होकर एक अलग हल्बा राज्य बनाने के लिए किया गया था, जिसका क्रूरता से दमन कर दिया गया। परालकोट का विद्रोह सन 1825 में बस्तर के परालकोट नामक स्थान पर गेंद सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश एवं मराठाओं के प्रवेश तथा मराठाओं के द्वारा आदिवासियों को लगाए गए कर के विरुद्ध में अबूझमाड़ के आदिवासियों के समर्थन से बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोशिश की गई, किंतु यह विद्रोह असफल रहा। इसके बाद 1842 से 54 के मध्य तारापुर विद्रोह के नाम से चर्चित आंदोलन किया गया। इसका मुख्य कारण था मराठा अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, इसके साथ ही करों का विरोध करना।
इस आंदोलन में स्थानीय दीवानों ने भी साथ दिया था। 1842 से 62 के बीच माड़िया जाति के लोगों ने नरबलि प्रथा के समर्थन में 20 वर्षों तक अपने प्राचीन प्रथा को बचाने के लिए संघर्ष किया। इस बीच 1857 में पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी। तो इससे बस्तर भी कैसे अछूता रहता। बस्तर में भी 1857 में दक्षिण बस्तर में माड़िया जाति के ध्रुव राव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का जमकर विरोध और संघर्ष किया गया। ध्रुव राव को आंदोलन में अन्य जनजातियों का भी समर्थन प्राप्त था। अभी 1857 का विद्रोह ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि कोई विद्रोह ने 1859 में प्रारंभ हो गया। बस्तर के कोई जनजातियों ने साल वृक्ष की कटाई के विरोध में पूरे बस्तर में विद्रोह कर दिया। उस समय बस्तर में राजा भैरम देव का शासन था। इस विद्रोह में बस्तर के जमींदारों ने भी कोई जनजातियों के साथ और साल के वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए मिलकर के संघर्ष किया। साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए एक साल के वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर का यह नारा दिया गया। परिणाम स्वरूप साल वृक्षों की कटाई को रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ में उस समय विद्रोह की एक श्रृंखला चल रही थी। कोई विद्रोह के बाद 1876 में मुड़िया जनजातियों ने बस्तर राज्य के दीवान गोपीनाथ कापरदास की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राजा से शिकायत की और उन्हें पद से हटाने की मांग की, किंतु जब राजा ने गोपीनाथ को बर्खास्त नहीं किया तो जगदलपुर को 1876 में घेर लिया गया। बाद में ब्रिटिश शासन की मदद से इस आंदोलन को दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ में इसी तरह 1910 में भूमकाल का विद्रोह हो गया, जिसने बस्तर के 84 में से 46 परगनाओं को अपनी लपेट में ले लिया। जनजातियों का यह विद्रोह प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस बीच 1908 में इस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिससे वनों एवं इनके उत्पादों पर ब्रिटिश शासन का पूर्ण अधिकार हो गया। यहाँ जनजातियों का पारंपरिक अधिकार था, उन्हें शराब तक बनाने से रोक दिया गया। अंग्रेजों ने शिक्षा एवं स्कूलों की स्थापना की, जिसे आदिवासियों ने अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना। वनोपज के उपयोग से रोकने के लिए पुलिस ने भी बहुत कठोरता दिखाई। इन सब कारणों से 1910 में ब्रिटिशों एवं मराठाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, जिसे ताकत के दम पर अंग्रेजों ने दबा दिया। किंतु इन विद्रोहों के कारण आदिवासियों ने अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे भविष्य में अपनी नीति आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का बहुत दोहन किया और यूरोपीय एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल भेजकर वहाँ के औद्योगिक उत्पाद को भारतीय बाजार में बेचा। इसके साथ ही भारत के बड़े बड़े शहरों में अनेक औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए। कल कारखानों का निर्माण किया गया, जिससे वस्त्र उद्योग, जहाजरानी उद्योग, बंदरगाहों तथा औद्योगिक केंद्रों की भी स्थापना की गई। बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों, रेल एवं अन्य यातायात के साधनों को विकसित किया गया। संचार के साधनों का विकास किया गया। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिससे आपस में एक दूसरे की विचारधारा को समझने के लिए अंग्रेजी के रूप में एक भाषा मिल गई। इन सभी चीज़ों का कालांतर में देश के स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति प्रदान करने में लाभ मिला। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली के कारण भारतीय शिक्षा पद्धति पूर्णतः समाप्त हो गई। भारतीय गुरुकुल व्यवस्था भारतीय विषय संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन समाप्त हो गया। भारतीय शिक्षण संस्थानों की जमीन अंग्रेजों ने जब्त कर ली। नई अंग्रेजी शिक्षण नीति के मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाना। कार्यालयीन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाकर क्लर्क तैयार करना। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मैकाले को दी गई थी, जिसके लिए 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा का राजा राम मोहन राय ने भी समर्थन किया, क्योंकि इससे भारत के सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक अंग्रेजी भाषा मिल रही थी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति के तहत सन 1864 में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसे 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना दिया गया।
यह स्कूल आज भी देखा जा सकता है, जिसे हम प्रोफेसर जयनारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। पहले इसे गवर्नमेंट स्कूल के नाम से जाना जाता था। 1882 में राजाओं के परिवारजनों के लिए राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई। 1938 में उच्च शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई। यह सभी विद्यालय आज भी देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों ने अब तक भारत में छापाखाना के रूप में प्रिंटिंग मशीन भी भारत में ले आए थे। इस कारण भारत में जन जागृति फैलाने के लिए प्रेस का विकास होने लगा और अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषा में समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। समाचार पत्रों का जनमानस पर पड़ते प्रभाव को देख करके इसे नियंत्रित करने के लिए 1878 में वायसराय लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर आदि प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ में भी प्रेस का विकास अन्य स्थानों की तरह ही हो रहा था। छत्तीसगढ़ में प्रेस का जनक माधवराव सप्रे जी को माना जाता है। उन्होंने 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र को माना जाता है, जिसका प्रकाशन पेंड्रा से प्रारंभ हुआ। सन 1889-90 में राजनांदगांव रियासत ने अपना राजकीय समाचार पत्र प्रजा हितैषी का प्रकाशन शुरू किया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं में हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थीं, जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न की। माधवराव सप्रे जी की स्मृति में रायपुर में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना की गई है। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। इसमें पहला है, किसी भी शासक के लिए खाली स्थान आमदनी का प्रमुख स्रोत था। इस खाली स्थान में आएगा भू राजस्व या लगान। दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त खाली स्थान ने लागू किया था। इस खाली स्थान में आएगा कार्नवालिस। तीसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था खाली स्थान की राजस्व नीति थी। इस खाली स्थान में भी आएगा कार्नवालिस। अगला है, अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में खाली स्थान भू राजस्व व्यवस्था लागू की। इसमें आएगा महलवाड़ी। पांचवा है, छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु खाली स्थान पद सृजित किया गया था। इसमें आएगा गौटिया। दूसरा है, उचित संबंध जोड़िए। बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसके सामने मैं आपको सही उत्तर बताते जाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है, भारत का मैनचेस्टर, तो यहां पर आएगा ढाका। दूसरा है, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग के साथ में आएगा सूरत। तीसरा है, जहाज निर्माण उद्योग, इसमें आएगा, इसके सामने आएगा मछलीपट्टनम। चौथा है, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके सामने आएगा कलकत्ता। अब अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, मैं इस प्रश्न के उत्तर आपको बताते जाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और बाद में हो सके तो लिख लीजिएगा। पहला है, 1793 में कार्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की? इसका उत्तर है, सन 1793 में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। प्रश्न 2 है, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के साधन में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के साधनों में क्रांतिकारी बदलाव आए। सन 1853 में टेलीग्राम सुविधा एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य किए गए। परिवहन के साधनों में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। साथ ही विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया गया। प्रश्न 3 है, अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था के फलस्वरूप भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, धर्मशास्त्र
तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि उपेक्षित हो गए। 1835 में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाना एवं भारतीयों की मानसिकता को शासन के पक्ष में करना ये उद्देश्य था। नई शिक्षा व्यवस्था के कारण भारतीयों का पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता की भावना से परिचय हुआ। प्रश्न चौथा, भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए? इसका उत्तर है, भारत के प्राचीन उद्योग धंधे अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तकला, दस्तकारी, शिल्पकारी में उत्पादित सामानों पर अत्यधिक कर लगाकर और इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को चूंगी और तटकर से मुक्त करने से विदेशी सामानों के दाम काफी कम हो गए और देसी सामानों के दाम काफी बढ़ गए। इससे देसी सामान बाजार में ठहर नहीं पाए और धीरे धीरे देसी उद्योग धंधे पूरी तरह से समाप्त हो गए। प्रश्न पांचवा है, भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई? इसका उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई लगान व्यवस्था बहुत अधिक थी। इस लगान व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के उत्पादन बढ़ने या घटने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती रही। वे कर्ज में डूबते गए, उनकी जमीनों पर जमींदारों का अधिकार हो गया और किसान कृषि कार्य से पलायन करने लगे। प्रश्न छठवां है, भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कलाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कलाओं में मुख्य है मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के सामान बनाना, कपड़े बुनना, जूते बनाना, पत्थरों पर शिल्पकारी, मूर्ति बनाना, वनोपज के द्वारा बांस की विभिन्न वस्तुएं दोना, पत्तल आदि बनाने का कार्य आता है। प्रश्न सातवां है, भारत में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में मुख्य थे द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, द इंडियन मिरर। आठवां है, छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में पहला है छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा प्रजा हितैषी, तीसरा महाकौशल और चौथा छत्तीसगढ़ केसरी। प्रश्न 9वां है, ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों में कलकत्ता, मद्रास थे। प्रश्न 10वां है, अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त की नीति को समझाइए। उत्तर है, अंग्रेज सन 1789 में बंगाल प्रांत में कॉर्नवालिस ने बार बार राजस्व निर्धारण की परेशानी से बचने के लिए सन 1789-90 के वर्ष को आधार मानकर भू राजस्व का 10 वर्षों के लिए राजस्व वसूली का अधिकार जमींदारों को दे दिया और उन्हें जमीन का मालिक मान लिया। राजस्व न दे पाने की स्थिति में जमींदारों से जमींदारी छीनकर किसी और को दे दिया जाता था। इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा गया। प्रश्न 11वां है, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। इसका उत्तर है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया गया, जहां का प्रमुख तहसीलदार होता था। प्रत्येक परगने में लगान वसूलने के लिए अमीर और पांड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों ने मराठा शासन के समय प्रचलित पद पटेल को समाप्त कर उसके स्थान पर गौटिया पद का सृजन किया। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूलकर सरकारी खजाने में जमा करता था। लगान की दर ऊंची तथा अनिवार्य थी। प्रश्न 12वां है, अंग्रेजों की नीति का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकला पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, अंग्रेजों की नीति के कारण भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकला पूरी तरह समाप्त हो गई, क्योंकि भारतीय शिल्पकला
एवं दस्तकारी द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगा दिया गया, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर और चुंगी कर से मुक्त कर दिया गया, जिससे भारतीय वस्तुओं की कीमत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक हो गई, जिसके कारण बाजार में उनकी मांग कम हो गई, कारीगर बर्बाद हो गए तथा वे अन्य कार्य करने लगे और दोनों कला समाप्त हो गई। प्रश्न 13 है, ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का भारतीय वन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेल की पटरियां बिछाए जाने के लिए और इंग्लैंड की मिलों के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए वनों की कटाई तेजी से की जाने लगी। जनजातीय लोग जो पेड़ काटकर झूम खेती करते थे, उनके पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई और वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अगला है प्रश्न 14, ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, ब्रिटिश शासन के द्वारा संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। संचार के साधन में टेलीग्राम तथा डाक व्यवस्था में सुधार के कारण पूरे देश में विचारों का आदान प्रदान, संदेश भेजना सरल एवं तेजी से होने लगा। परिवहन में रेल और सड़क का निर्माण एवं सुधार किया गया, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुंचा जा सकता था। इन सभी का लाभ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्राप्त हुआ। प्रश्न 15 है, समाचार पत्र जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है, प्रायः समाचार पत्रों में छपी प्रत्येक खबर पर शासन की नज़र होती है और समाचार पत्रों में वही बात छापी जाती है जिन पर जनता के बीच अधिक चर्चा एवं चिंता होती है। अंग्रेजों के शासन काल में भी समाचार पत्रों का जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में वायसराय लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। प्रश्न 16, संचार और परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। उत्तर है, संचार एवं परिवहन के साधनों के कारण पूरे देश के लोग टेलीग्राम के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक शीघ्रता से पहुंचा सकते थे। समाचार पत्रों को छापा जा सकता था एवं रेल एवं सड़क परिवहन से दूर दूर तक पहुंचा जा सकता था। अच्छी सड़क होने के कारण आवागमन में भी शीघ्रता होने लगी। इसी कारण लाल बाल पाल, महात्मा गांधी जैसे आंदोलनकारी नेता अपनी बात देश के कोने कोने तक पहुंचा सके, जिसका लाभ देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन क्यों किया? इसके उत्तर में अपना तर्क दीजिए। प्रश्न 17 के उत्तर है, राजा राम मोहन जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की भावना का विकास होगा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। प्रश्न 18, ब्रिटिश युग में प्रेस के विकास को समझाइए। उत्तर है, भारत में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे, जिसका जनता पर व्यापक असर होने लगा था। समाचार पत्रों पर नियंत्रण के उद्देश्य से 1878 में वायसराय लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर एक्ट भी पारित किया गया। इस समय तक अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द इंडियन मिरर, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन जैसे समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इसी तरह धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रेस का विकास हुआ और यहाँ से भी हिंदी केसरी, महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र जैसे समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, टिप्पणी लिखिए।
टिप्पणी में आ है पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयत अर्थात किसान से सीधे करार करना था। इसमें कृषि उत्पादन खर्च को निकालकर शेष जो बचेगा उसका 50% लगान के रूप में लिया जाना था। फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। यह व्यवस्था बंबई और मद्रास प्रांतों में 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। किसानों से सीधे करार के बावजूद उनका शोषण होता रहा। वह है छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में लगान या भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांटकर तहसीलदारों की नियुक्ति की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पांड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा के समय प्रचलित पटेल पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया पद का सृजन किया। गांव का गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। गौटिया लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। सन 1833 से 43 के बीच अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की, जिसे महल या पूरा गांव लगान का बंदोबस्त किया गया। अर्थात गांव के सभी कृषकों के परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयतवाड़ी की तरह कृषि खर्च और किसानों का भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका आधा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। बच्चों, यह अध्याय बहुत ही लंबा हो गया। लगभग आपके एक पीरियड का समय इस अध्याय में लग गया है इस वीडियो में, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको इसका लाभ आपकी परीक्षा में प्राप्त होगा। अब आगे किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको इस वीडियो में जो भी बात अच्छी लगी हो या आप कोई भी बात कहना चाहते हैं वो कमेंट में अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।